नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। पश्चिम बंगाल में इस वक्त हिंसा का माहौल जारी हो और बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम भी जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी सांसद से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस मुलाकात को लेकर के कई सारे सियासी अटकलें लगाई जा रही है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में फिर से कोई बड़ा खेला होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा के बीच कूच बिहार में ममता बनर्जी ने बीजेपी सांसद अनंत महाराज से मुलाकात की है। ये मुलाकात इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें दूसरी ओर अब एक बार फिर से इंडिया अलायंस में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बता दें पश्चिम बंगाल में राज्य की सत्ता में काबिज टीएमसी और कांग्रेस के बीच बात बनते नहीं दिखाई दे रही है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में ये दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस के तले एक साथ आए थे। हालांकि बंगाल में इन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और नतीजन कांग्रेस का राज्य से सुपड़ा साफ हो गया। अब सूबे में उपचुनाव होने हैं और एक बार फिर से ये दल लोकसभा चुनाव वाले इतिहास को दोहराते हुए अलग अलग चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने अगले महीने यानी कि जुलाई में पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने रायगंज सीट से मोहित सेन गुप्ता और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बागदा के लिए अशोक हलदार को उम्मीदवार बनाया है। इन 2 नामों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच आगामी उपचुनावों में भी कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। बता दें लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया अलायंस के तले आने वाले दलों ने यह साफ कर दिया था कि वो राष्ट्रीय पटल पर एक साथ हैं, लेकिन राज्यों में उनकी राहें जुदा जुदा हैं। ऐसे लोकसभा चुनाव के दौरान भी बंगाल और पंजाब में देखने को मिला है। यही कवायद अब ये दल आगामी विधानसभा उपचुनावों में भी जारी रखने वाला है। बता दें लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को करारी टक्कर दी। नतीजा ये रहा कि बीजेपी अपने दम पर बहुमत का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर सकी, लेकिन एनडीए ने ये आंकड़ा पार कर लिया और तीसरी बार सरकार में आ गए हैं। हालांकि इंडिया अलायंस की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। यह दावा न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से किया गया है, बल्कि ममता बनर्जी ने भी इसको लेकर के दावा किया है। बता दें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। नतीजों के बाद से ही बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक्टिव है। इस बीच मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी के राज्यसभा सांसद नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज से मिलने उनके आवास पहुंची। इस दौरान बीजेपी सांसद अनंत राय महाराज ने अपने घर पर सीएम ममता बनर्जी का स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। बता दें आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के नेता और बीजेपी राज्यसभा सांसद नागेंद्र रे अनंत महाराज से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कूच बिहार में मदन मोहन मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आपको बता दें जिस तरीके से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी और अनंत महाराज के बीच जो मुलाकात हुई है उसको लेकर के कई सारे सियासी अटकलें तेज हो गई है। ऐसे में लोगों का कहना है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं तो इस बीच कोई बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि हिंसा के बीच ममता बनर्जी का इस तरीके से बीजेपी के एक सांसद से मिलना जाहिर तौर पर कई सारे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बता दें नागेंद्र रे उर्फ अनंत महाराज पिछले साल ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद बीजेपी ने राज्यसभा के लिए पश्चिम बंगाल से उन्हें नॉमिनेट किया था। ऐसे में ममता बनर्जी ने जब अनंत महाराज से मुलाकात की तो ऐसे में क्या कुछ बीजेपी सांसद अनंत महाराज ने कहा मीडिया से, एक बार आप भी सुनिए। না আমাকে শুধু দেখতে আসছে, আমাকে শুধু দিদি দেখতে আসছে আর আমার পরিচয় শুনতে চেল, আমি কোন বংশের সেটা বললাম। হ্যাঁ আমি বললাম আমাদের বংশ পরিচয়ের কাহিনী। আমার ওই মহারাজ নরক এবং ভগদত্ত আমরা সেই বংশের লোক। এই কামাখ্যা যেটা মন্দির আছে ওটা আমাদের পূর্বপুরুষের প্যালেস। তারপরে আমাদের
পরের রাজবাড়ি হচ্ছে তোমার গোসানিমারি মহারাজ কান্তেশ্বর, তারপরের প্যালেস হচ্ছে এই গোয়ালপাড়া ডিস্ট্রিক্ট, হ্যাঁ, ভাস্কর বর্মার সূর্য মন্দির পাহাড় যেটা বলে ওইটাই। তা এরকম করে আমার ডাইনেস্টিটা চলেছিল, তারপর আমার ডাইনেস্টি এন্ড হয়ে যায়। হ্যাঁ, পরে আমাদের যে বংশগত যেটা মহারাজা মঙ্গল ছিল সেনাপতি আমাদের বংশভূত, তারে বংশভূত হারিয়ামণ্ডল এরা আবার পুনঃস্থাপন করে, তার বংশটা এখানে এই 26তম রাজত্ব করলো। আর মহারাজা জগদেবেন্দ্রনারায়ণ যখন সমাপ্ত হয়, তারপরে ওনার ভাতিজা ইন্দ্রজিতের ছেলে বিরাজেন্দ্র নারায়ণ তাই যখন প্রয়াত হয়, তারপরে 1994 সনে আমার করোনেশন হয় আমাদের ওই প্যালেজে, গোসানিমারি প্যালেজে। তখন তো এখানকার লোক আমাকে এই রূপে দেখে আর কি। তো সেহেতু আমি সেই কথা বললাম যে আমি এই বংশের থেকে আসছি, এই বর্তমানে আমার এটাই। দিদির সাথে তো প্রথম যোগাযোগ হলো বিশ্বমাবী চিলারের জন্ম জয়ন্তীর, উনি এখানে আসছেন। হ্যাঁ, আর আজকে উনি আমার বাড়িতে আসলেন। আজকে যে বৈঠকটা হলো, এই বৈঠকের যে বিষয়টা, এই বৈঠকটা কি আপনাদের তৃণমূল থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল না আপনারা কথা বলেছিলেন প্রথম? না, আমি ক্লিয়ার করে বলছি, আমি না কোনো তৃণমূলের কাছে যোগাযোগ করেছি, না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, আমি কারোর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। ইনি সৌজন্যমূলক আমার সাথে দেখা করতে আসছেন। কবে এই বার্তাটা দেওয়া হয়েছিল? আজকে সকালে, এসপি সাহেব আজকে সকালে দিয়েছে। আমি তো জানতাম না। না, রাজনীতি কোনো আলোচনা নেই। আপনি এলাকার উন্নয়নের জন্য কিছু বলবেন মুখ্যমন্ত্রী? উন্নয়নের জন্য যেটা বলার সেটা তো কি বলবো, আর আমি আমার যে ফান্ডের টাকা আছে, এমপি ফান্ডের টাকা, সেটাই পর্যন্ত আমি ইউটিলাইজ করতে পারছি না। হ্যাঁ, সেই বিষয় ডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম, দেখা করিনি। এসপির সঙ্গে চিলারায়ের জন্ম জয়ন্তীর বিষয়ে আমি এখানে যে 2 বছর এখানে হলো নিউ বানেশ্বরে, এবার আমরা প্রস্তুত নিয়েছিলাম, মাটি কমপ্লিট হয়েছিল, যখন দিচ্ছে না তারপরে আমি এসপির সঙ্গে গেছিলাম, আমাকে এসপির সঙ্গে দেখাই করেনি। তো সেহেতু আমি কি বলবো বলেন, এই বিষয়গুলো কি জানিয়েছেন? না, এই বিষয়ে বলিনি, কিন্তু আমি বলেছি যে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি হইনি। তো বলছে যে ঠিক আছে, এরপরে কোনো প্রবলেম হবে না বলছে। আমি দল করি না ভাই, আমি দি গ্রেটার কুচবিহার পিপল অ্যাসোসিয়েশন করি। তাহলে আমি বিজেপি গ্রেটার কুচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংগঠন করি। আমি বিজেপির সংসদ হয়েছি, প্রতীক চিহ্ন সংসদ হয়েছি। আমি তো আর কি বলবো বলেন, আজ পর্যন্ত আমাকে কুচবিহার বিজেপির অফিসটাই দেখায় নেই, দেখেছে বলেন? আমি যে বিজেপির একজন মেম্বার, আজ পর্যন্ত বলে নেই, বিজেপির কোনো নেতা বলে নেই। সেন্ট্রাল টিম আসলো, তারাও বলছে না, আমার ডাকছে না, আমাকে মানেই না ওরা। তা আমি কি করবো বলেন? তাহলে কি সাংসদ পদ ছেড়ে দিবেন বিজেপির, যেখানে আপনার সম্মান নেই? এরা আমাকে কি সম্মান দেবে? সম্মান দিয়েছে গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, মাননীয় অমিত শাহ, সম্মান দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী, যে আমার সঙ্গে কুচবিহারে দেখা করেছে, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে বৈঠক করেছে। তা কার সম্মান চাবো বলেন? আমাকে সবাই সম্মান করে, সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তার জন্য ধন্যবাদ। आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के दौरान एक साथ इंडिया अलायंस आई थी, इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी और उनका ये कहना था कि वो केंद्र से मोदी सरकार को हटा देगी। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बना चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं और बाकायदा उनके मंत्रियों ने भी अपना अपना कार्यभार संभाल लिया है और अपने कार्य के भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बार बार अभी भी कई सारे इंडिया अलायंस के नेता यह दावा कर रहे हैं कि यह सरकार अल्पमत में है। लेकिन जो इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ता है, लेकिन जब बारी विधानसभा चुनावों की आती है तो ये अपने अपने राज्य में बंट जाते हैं और अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के ये चीजें सामने आ रही है कि कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट बंगाल में उपचुनाव
बंगाल में अपने कैंडिडेट कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिए हैं, तो इसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो चुकी है कि क्या वाकई में इंडिया अलायंस में ये दरार पड़ चुकी है जिसकी वजह से कांग्रेस ने ये फैसला लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।